आप भले ही महिंद्रा कितना भी कह लो कि इसका सेकंड रो का ऐसी बहुत पावरफुल है, और जब भीषण गर्मी में मुझे घर वालों ने पीछे बिठाया तो 12 बज जाती उसमें, क्योंकि तो देखो आप 7 सीटर इसको पूरी यूज करोगे तो ना के बराबर आपको स्पेस यहाँ पर अपने सूटकेस तक नहीं आने वाला। हाँ, यहाँ पर जो है सामान अगर रखा था नहीं, अगर पूरे 7 लोग बैठ के जाओ। और ऊपर से है ना बेंच फोल्डिंग सीट देती है, इसकी जगह अगर 60-40 रेशो वाली सीट रहती तो ज्यादा बड़ी रहता। अब जैसे अगर आप ये पूरी सीट भी फोल्ड कर दोगे तो इतनी जगह तो सीट नहीं अपनी घेर ली, और यहाँ पर ही थोड़ा बहुत सामान अपना रखाएगा। अब जैसे अगर आपको गाड़ी में हवा भरनी है टायर इन्फ्लेटर से, तो उसमें जो अपना टॉयलेट का सॉकेट वो जो है पीछे दे रखा है, वहाँ आगे नहीं दे रखा है, तो आप उससे हवा ही भरते हो ना तो आगे की तरफ तक अपना वायर जाता भी नहीं है। इतनी बड़ी ये गाड़ी है तो सिटी कम्यूट में कभी ना कभी तो दिक्कत आई होगी। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में जब ये नई नई रहती है तो उसको चलाने में थोड़ा वो लगता है। इसका बोनेट का क्या थोड़ा शेप ऐसा है कि जजमेंट में थोड़ा टाइम आपको लगेगा स्टार्टिंग, और हमको जैसे थोड़ा डर था क्योंकि महिंद्रा की जो फर्स्ट स्लॉट की गाड़ी रहती है उनमें इशू आता ही था, तो हमारे मन में थोड़ा ये था कि यार ले रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं आए इंजन में। और अभी तक 3 साल होने वाले हैं गाड़ी को। जो बड़ी गाड़ी का सपना है ना वो महिंद्रा पूरा कर रही है कम बजट में। आप जैसे अगर 20 लाख में भी इसका बहुत बढ़िया वेरिएंट अपना ले सकते हो ZC। तो दोस्तों मेरे पीछे खड़ी है इंडिया की मोस्ट डिमांडिंग रियर व्हील ड्राइव एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट, और आज आपके लिए इस पर एक जेन्युइन ओनर्स एक्सपीरियंस लेकर आए। और ओनर्स रिव्यू वीडियो इसलिए भी स्पेशल होने वाली है बिकॉज जो इस कार की ओनर है वो खुद एक क्रिएटर है। 3 साल इस गाड़ी को हो चुके हैं, तो एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस रहने वाला है। बिकॉज 6 महीने होते 8 महीने होते तो उस गाड़ी की रियलिटी पता नहीं लगती, लॉन्ग टर्म में ही सारी बातें निकल कर आती है। तो जेन्युइन बातें करने वाले हैं। आप भी अगर एक 7 सीटर एसयूवी लेने का प्लान कर रहे हो, 700, सफारी, MG हेक्टर जैसे ऑप्शंस देखें, और स्कॉर्पियो इनको लेना वर्थ इट है कि नहीं, सारी बातें जानने वाले हैं। कुछ नेगेटिव्स, क्या माइलेज दे रही है, कैसी स्टेबिलिटी है, सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। बिकॉज क्रिएटर है तो जेन्युइन सी बात है, 2 क्रिएटर्स के बीच में सारी बातें होने वाली है। आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। इस कार को लेने का प्लान करा है तो आज की ओनर रिव्यू वीडियो को ज्यादा स्किप मत करना। तो इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, आज के ओनर्स एक्सपीरियंस को स्टार्ट करते हैं। फाइनली इस कार के ओनर जय भाई हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। कैसे हो भाई? बस बढ़िया भाई, आप सुनाओ। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। भाई का भी चैनल है जय चौधरी, यूट्यूब पे आप चेकआउट कर सकते हो, और इस कार पे भी बहुत सारा कंटेंट डाल चुके हैं। तो आज व्यूअर्स को भी जेन्युइन बातें जानने को मिलेगी। बिल्कुल भाई, अब अपन खुद भी यूट्यूबर है तो आपको सारी बढ़िया बात हम बताने वाले हैं, क्या गाड़ी की अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं, और सारी दूसरी गाड़ियों से भी अपन कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो यार ये शेयर कर देना, लीक कब थी गाड़ी? बिकॉज अच्छा खासा टाइम हो चुका है, और उस टाइम इसकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ी थी? ये जब लॉन्च हुई थी 2022 में, जब भी अपन ने ले ली थी, और जब भी हमको ऑन रोड पड़ी थी 26 लाख रुपए की, और अभी आप लेने जाओगे तो 27.5 के आसपास पड़ेगी आपको डीजल ऑटोमेटिक। मतलब पिछले 3 साल में करीबन 1.5-2 लाख रुपए बढ़ चुके हैं। हाँ, वो महिंद्रा का ऐसे ही, जब इंट्रोडक्टरी प्राइस आती है तो फिर बाद में महंगी कर ही देता है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, राइट? हाँ, ZL। सबसे पहले तो यार व्यूअर्स को ये शेयर कर देना, इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारी गाड़ियां हैं। महिंद्रा से ही आपको स्कॉर्पियो क्लासिक, XUV 700, और 7 सीटर में स्पेशली देखे तो आपको दूसरे ऑप्शंस लाइक MG हेक्टर एंड सफारी मिल जाती है। स्कॉर्पियन लेने के पीछे क्या पूरी स्टोरी रही है? अब पहले तो भाई हमारे पास बहुत ही तगड़ी गाड़ी थी, टाटा सफारी 2012 मॉडल, तो उसका कोई हमको ऐसा मतलब रिप्लेसमेंट मिल ही नहीं रहा था अच्छा, कि यार उसी साइज की कोई अच्छी सी बड़ी गाड़ी हो। तो पहला हम XUV 700 बुक करने का चले गए थे, वो भी अच्छी लग रही थी तो वो बुक भी कर दी थी। और फिर क्या अपना स्कॉर्पियन लॉन्च होने का भी चल रहा था, इसके टीजर वगैरह आ गए थे। एक तो ये बात माननी पड़ेगी कि महिंद्रा ने सबसे ज्यादा हाइप अगर कोई सी गाड़ी की बनाई है तो इसकी बनाई है। महिंद्रा ने थार लॉन्च कर दी, 700 लॉन्च कर दी, और सबसे ज्यादा हाइप जो क्रिएट हुई थी वो इस गाड़ी की हुई थी। तो हमारा तो एकदम दिल आ गया था इस गाड़ी पर। और मेन तो क्या, इसके डायमेंशन अपने बहुत तगड़े हैं, एकदम फॉर्च्यूनर को वही टक्कर देती है। अब पास टाटा सफारी थी तो उसका भी कोई तोड़ नहीं था उस टाइम पे, इसलिए हमको थोड़ी सी बड़ी साइज की गाड़ी लेनी थी, इसलिए फिर हमको ये जमी थी अपनी स्कॉर्पियो एन। और कहीं ना कहीं गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वन एंड ओनली इतनी फीचर ओरिएंटेड गाड़ी है जो रियर व्हील ड्राइव है। बिकॉज सफारी देखो, 700 देखो, सब फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, और तुम्हारी फैमिली में वैसे ही रॉ एंड रगेड गाड़ी चलाते आए हैं। तो और एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मतलब अभी 3 साल बाद भी कभी डिसीजन पे रिग्रेट तो नहीं होता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ भाई रिग्रेट। बस अभी ये है कि जैसे अभी जो नया अपडेट आ रहा है गाड़ी में, उनने क्या करा है कि पेनोरामिक सनरूफ का भी सुनाई में आ रहा है, और जो एडास लेवल 2 भी इसमें अब दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग से दे देते तो ज्यादा अच्छा रहता, पर अब जिनने ले ली है उनको कमी वो लगेगी। चीजें तो कर ही नहीं पाएंगे। इनफैक्ट हालांकि इसमें तो रिक्वेस्ट सेंसर आते हैं। थार रॉक्स जिसने 6 महीने पहले, 5 महीने पहले लिए, उनके इसमें भी नहीं है, जो अब रिक्वेस्ट सेंसर भी आ चुके हैं। तो ऐसे ही महिंद्रा अपडेट तो कभी भी निकाल लेती है। बाकी मेनली तो यार माइलेज की बात करते हैं। अब डीजल ऑटोमेटिक है, क्या माइलेज निकाल के दे रही है? ये हाईवे पर हमने मैक्सिमम इससे निकाला है 14.5 के आसपास, और सिटी में 10-11 का ही देती है। उसके ऊपर कभी माइलेज ही नहीं दिया? 14.5 के ऊपर तो नहीं दिया, 15 भी नहीं टच करा कभी। अच्छे से प्यार से भी चलाओ अगर 80-90 पे भी, तो भी 15 के आसपास ही देगी, उससे ऊपर तो नहीं देगी। तो यार मेनली डीजल ऑटोमेटिक ही क्यों ली, मैनुअल के लिए नहीं गए? अब जब टेस्ट ड्राइव करने हम गए थे तो हम मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों चला कर देखी थी, उसमें जो 400 Nm का टॉर्क है ऑटोमेटिक में,
वो भाई बहुत जोरदार है, इसलिए हमको ऑटोमेटिक ज्यादा जमी। और अभी तक हमारी जितनी भी गाड़ियाँ थी वो सब मैनुअली थी, तो सोचा कि यार ऑटोमेटिक ले लेते हैं। और इससे पापा वगैरह भी गाड़ी चलाते हैं तो उनको सिटी में चलाने फिर मैनुअल दिक्कत आया, इसलिए ऑटोमेटिक ही ले ली। ये बात तो है यार, देखो टॉर्क भी 400 एनएम का इसमें मिल जाता है और ऑटोमेटिक को चलाने का एक अपना प्लेजर है। अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हो तो बहुत ज्यादा कंफर्ट मिल जाता है। हाँ बाकी जहां तक की बात आती है, अब देखो इसकी प्रोफाइल बिग डैडी के नाम से फेमस है। इतनी बड़ी ये गाड़ी है तो सिटी कम्यूट में कभी ना कभी तो दिक्कत आई होगी। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में जब ये नई नई रहती है तो उसको चलाने में थोड़ा वो लगता है। इसका बोनेट का क्या थोड़ा शेप ऐसा है कि जजमेंट में थोड़ा टाइम आपको लगेगा स्टार्टिंग में। मतलब यार महिंद्रा की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिखने वाली सबसे गाड़ी बड़ी यही है। यही है। कभी स्कॉर्पियो क्लासिक का मन में नहीं आया? बिकॉज क्लासिक उसका भी का फैन बेस अलग है। क्लासिक ऐसी कि मेरे घर में किसी को भी वो गाड़ी ऐसे पसंद नहीं आई। मेरे को अच्छी लगती है लुक के मामले में, बाकी वो अंदर से क्या थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है। उसका डैशबोर्ड भी बहुत छोटा सा है और उससे मैं थोड़ी मुझे बोलेरो जैसी वाइब आती, क्योंकि फीचर्स के नाम में कुछ है नहीं उस गाड़ी में अंदर। बाकी उस गाड़ी का रुतबे और दबदबे में कोई तोड़ नहीं है लुक में, बाकी वो अंदर से मुझे थोड़ी कम जमी थी, इसलिए फिर ये लिए अपन। अब माना गाइस, देखो इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी बढ़िया, मतलब लुक काफी बढ़िया लगता है। अब तुम सेकेंडरी सिटी पर्पस के लिए कौन सी कार यूज करते हो? वैगनआर है ना, अब आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की, और हाँ। वैगनार का नाम ले ही लिया है तो भाई इसकी रियर प्रोफाइल चेकआउट करो। मतलब इसके रियर लुक्स कहीं ना कहीं डाउनग्रेड नहीं लगते? मतलब ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग वैगनआर से कंपेयर करेंगे तो कोई वॉल्वो की गाड़ी से कंपेयर करेंगे। बाकी हाँ ठीक है, थोड़ा सा अगर और अपग्रेड करते हैं इसके पीछे के लुक में तो सही रहता। बाकी यार देखो नेगेटिव्स की ओर भी बढ़ेंगे। बाकी ये क्या है भाई, ये क्या सीन हो गया था? ये यहाँ पे भाई वो सांड टकरा गया था, तो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। जैसे सांड वगैरह लड़ते ना, तो लड़ते लड़ते यहाँ पे घुस गए थे वो, तो फिर भी गाड़ी ने अच्छा इम्पेक्ट झेल लिया है। ऐसा थोड़ा ही अंदर हुआ है। बाकी ये आती है लेडर ऑन फ्रेम पे, ठीक है। हाँ। रियर व्हील ड्राइव है, लेडर ऑन फ्रेम पे आती है। तो यार हाई स्पीड अभी तक कितनी चला चुके हो इसे? अब जैसे हम ज्यादातर तो 120 130 तक ही चलाते हैं गाड़ी, उससे ऊपर तो कभी ले नहीं गए। 140 भी टच नहीं करी होगी अभी तक। तो इनसिक्योरिटी फील होती है? उससे ऊपर चलाओ तो होती, बाकी 100 120 पे तो स्टेबल ही चलती है गाड़ी। नहीं, शार्प लेन्स ले रहे हो हाँ, या? उसमें तो रहती है भाई 700 वगैरह, जब थोड़ी ज्यादा स्टेबल चलती है। इसमें एकदम शार्प लेन चेंज करोगे तो थोड़ा बॉडी रोल मतलब फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई व्यूअर देख रहे हैं तो एज अ स्कॉर्पियो ओनर कौन सी गाड़ी सजेस्ट करोगे? अब जैसे अगर आपका हाईवे पर लॉन्ग रन ज्यादा है, हाई स्पीड में आप ज्यादा चलाते हो, तो फिर 700 ज्यादा बेटर रहेगी। बाकी अगर आपका ऑफ रोडिंग वगैरह में थोड़ा ज्यादा जाना है, आपको थोड़ी सी रगेड एसयूवी चाहिए, तो फिर ये ज्यादा बेटर रहेगी। और जैसे बॉडी रोल का इतना बड़ा इशू भी अपन नहीं कर सकते, क्योंकि 120 130 पे तो स्टेबल ही चलती है एकदम। आप ऐसे शार्प लेन चेंज करोगे तो फिर वो अपनी अलग बात है, बाकी नॉर्मल आप लेन चेंज करोगे तो स्टेबल ही चलती है गाड़ी। बाकी यार देखो ये चीजें 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस गाड़ी के बारे में हो चुका है, मतलब अच्छी चला ली है गाड़ी, नो डाउट। अब यार देखो हर गाड़ी के कुछ ना कुछ नेगेटिव्स होते हैं। इसके क्या कुछ जेन्युइन नेगेटिव्स इस टाइम ड्यूरेशन में फील हुए, सारे शेयर करने की कोशिश करना व्यूअर्स को डिटेल में। पहला नेगेटिव तो देखो मुझे इसका लगता है भाई, जो है बूट स्पेस से रिलेटेड। आओ पीछे हम आपको दिखाते हैं। अब ये इनने क्या सिस्टम दिया है ये समझ नहीं आया। एक तो देखो आप 7 सीटर इसको पूरी यूज करोगे तो ना के बराबर आपको स्पेस यहाँ पर अपने मतलब मिलती है। सूटकेस तक नहीं आने वाला। हाँ, यहाँ पर जो है सामान अगर रखा था नहीं, अगर पूरे 7 लोग बैठ के जाओ। और ऊपर से है ना बेंच फोल्डिंग सीट दे दी है। इसकी जगह अगर 60-40 रेशो वाली सीट रहती तो ज्यादा बड़ी रहता। अब जैसे अगर आप ये पूरी सीट भी फोल्ड कर दोगे तो इतनी जगह तो सीट नहीं अपनी घेर ली, और यहाँ पर ही थोड़ा बहुत सामान अपना रखाएगा। तो ये अच्छा, थोड़ा मतलब issue है। 60-40 रहती तो हाँ, डायरेक्ट और ऐसे क्या पूरा करके। यहाँ तक फ्लैट फोल्ड जाता तो यहाँ तक स्पेस रहती पूरी गाड़ी में, पर अभी जो है इतनी अपनी रहती है। और ये स्पेस मतलब अगर आपको बूट स्पेस इसमें चाहिए भी एक नॉर्मल हैचबैक इतनी, तो हाँ। इसको आपको 5 सीटर बना के जाना 5 सीटर पड़ेगा। ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल है भाई, नहीं रखाएगा जा। थर्ड रो में कभी बैठे हो, कहीं ट्रैवल करा है? बैठे हो ना, मेरे को बैठना पड़ता है, सब जाते हैं जब। अच्छा, घर के छोटे होते हुए। हाँ, तो यार मेनली कभी लेग रूम से रिलेटेड कहीं कॉम्प्रोमाइज करा है थर्ड रो में? हेडरूम में तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी यहाँ लेग रूम तो कम लगता ही है। मतलब ऐसे बैठना पड़ता है अपने को, और अंडर थाई सपोर्ट भी नहीं मिलता उसमें फिर। और क्या नेगेटिव लगता है थर्ड रो से रिलेटेड? थर्ड रो में भाई एक तो एसी वेंट भी नहीं है पीछे। आप भले ही महिंद्रा कितना भी कह लो कि इसका सेकंड रो का एसी बहुत पावरफुल है, और जब भीषण गर्मी में मुझे घर वालों ने पीछे बिठाया तो 12 बज जाती है उसमें, क्योंकि एकदम से जो हवा चाहिए रहती है अपने को वो नहीं आती है। तो वो एक सबसे बड़ी कमी लगती है, क्योंकि मैं इस गाड़ी में पीछे बहुत ट्रेवल कर चुका हूँ। एक नेगेटिव और भी मुझे लगता है कि यार फ्रंट में कोई सी टाइप चार्जिंग पोर्ट ही नहीं है। हाँ, और हाँ एक और मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे अगर आपको गाड़ी में हवा भरनी है टायर इन्फ्लेटर से, तो उसमें जो अपना टॉयलेट का सॉकेट वो जो पीछे दे रखा है, वहाँ आगे नहीं दे रखा है। तो इससे आप उससे हवा ही भरते हो ना, तो आगे की तरफ तक अपना वायर जाता भी नहीं है। उसमें आगे भी जो टॉयलेट का सॉकेट देना चाहिए था। और बाकी ऐसे कोई और नेगेटिव नहीं लगे? और भी है ना, एक मैं आपको बताता हूँ। एक तो जो इसकी जो सीट है, वो जो मुझे इसकी कुशनिंग जो थोड़ी सी हार्ड लगती है। आप जैसे देखोगे तो ये देखो, वेंटिलेटेड सीट्स फ्रंट में मिलती है इसमें? नहीं आती। अभी इनने अपडेट दे दिया है, जैसे ऑटो डिमिंग IRV में आ गया है,
और वेंटिलेटेड सीट्स भी अभी आ गई है। मतलब तब 26 लाख रुपए डाल के भी टॉप एंड लेने के बाद भी उस टाइम आपको नॉर्मल डे नाइट रियर व्यू मिरर मिलता था। हालांकि इन नेगेटिव्स की बात करके तो मतलब नहीं है, बिकॉज अब तो लेटेस्ट अपडेट वाले ही मॉडल लोग हाँ। लेंगे। बाकी इंजन से रिलेटेड कभी कोई इशू नहीं आया? इंजन से तो भाई कोई दिक्कत नहीं, और हमको जैसे थोड़ा डर था क्योंकि महिंद्रा की जो फर्स्ट स्लॉट की गाड़ी रहती है उनमें इशू आता ही था, तो हमारे मन में थोड़ा ये था कि यार ले रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं आया इंजन में। और अभी तक 3 साल होने वाले हैं गाड़ी को, कुछ भी अपना इशू नहीं आया। और इंजन तो छोड़ो, गाड़ी में ऐसा कुछ छोटा मोटा इशू भी नहीं आया। बस एक बार क्या है, जो गाड़ी में नीचे से चूहे ने वायरिंग काट दी थी तो फिर अपनी वो हो गई थी, बाकी तो कुछ कोई इलेक्ट्रॉनिक इशू नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं आया। ऐसा गाड़ी ने अभी तक परेशानी नहीं करा अपने को। कंफर्ट की भी बात हो गई, सस्पेंशन की भी बात हो गई, कभी टकराने जैसा इशू तो आया ही नहीं होगा। ग्राउंड लेंस में कोई भी तोड़ नहीं। अभी आप देखो, हम किसी जगह पे वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर ऑफरोडिंग करके लाए हैं इसको। मतलब यार मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप एक एसयूवी लवर हो ना, रॉ एंड रगेड फील चाहिए, रियर व्हील के अलावा कोई आपके लिए रिप्लेसमेंट ही नहीं है, सीधी बात। बिकॉज रियर व्हील का एक अलग फील है, यहाँ पर भी अगर घुमाना चाहे ना इजीली गाड़ी ड्रिफ्ट हो जाती है। हालांकि बहुत सारे लोगों की ये प्रायोरिटीज नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी कलर की बात करते हैं, यही कलर मन में बना लिया था? मेरा और भैया का तो ब्लैक कलर लेने रखा था मन, बाकी फिर वो मेंटेनेंस के चलते व्हाइट ही लेना पड़ा। एक तो क्या, हमारा थोड़ा पानी भी ऐसा है कि वो सफेद बहुत जल्दी कर देता है गाड़ी, तो फिर इसलिए व्हाइट ही लेनी पड़ी। बाकी ब्लैक थी मेन प्रायोरिटी। अब देखो यहाँ पर अभी गाड़ी ढंग से वॉश भी नहीं करी है, बट फिर भी मैं अगर जूम करके दिखाऊं ना तो ही आपको ये सारे स्पॉट्स वगैरह दिखेंगे और वो हार्ड वाटर के दाग दिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइक विंडशील्ड पे भी, मतलब मेनली व्हाइट कलर मेंटेनेंस फ्री है, रोज चलाना है, गाड़ी साफ नहीं करोगे फिर भी चलेगा। अब इंटीरियर में चलते हैं। देखो बाहर से तो हमने बहुत सारी बातें कर ली है, भाई से थोड़ा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी जानेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। पहले तो आप यहाँ पर देख लो, मतलब यार बैठने के बाद क्या फील डिफरेंट करते हो इस गाड़ी में? मतलब बहुत ही हाइटेड पोजीशन पर अपन बैठते हैं, इसके अंदर बैठने का देखो फील ही अलग है। अच्छी खासी आपको इसमें सीट भी मिल जाती है, तो देखो फुल फाली अपनी ऊंची हो जाती है। तो जो कमांडिंग पोजीशन आपको इस गाड़ी में मिलती है ना, वो कोई दूसरी गाड़ी में आपको नहीं मिलेगी। हालांकि यार स्कॉर्पियो क्लासिक आती है उसकी थोड़ी और ऊंची रहती है, पर ये आपको फिर प्रीमियम फील भी देने वाली है अंदर बैठने के बाद। बाकी यार देखो रॉ रगेड फील वाला यहाँ पर ग्रैब हैंडल भी आपको इसमें मिल जाता है। बाकी एक बार भाई कार को स्टार्ट कर लेना, और स्टीयरिंग फीडबैक कैसा क्या है ये बताना एक बार। स्टीयरिंग तो गाइस इसकी बहुत लाइट है, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी है बाहर से, और आपको ये बहुत ही इजी फील होने वाली है। जैसे देखो अभी गाड़ी खड़ी हुई है अपनी भी गाड़ी खड़ी हुई है, फिर भी देखो कितनी इजीली टर्न हो जाती है। बाकी एक चीज और भी है मैं बोलना चाहूंगा, इसमें तो फीचर्स अच्छे मिलते हैं, टच रिस्पॉन्स बढ़िया है, बट यार ये जो सोनी का म्यूजिक सिस्टम मिलता है ना, गजब की क्वालिटी है। बहुत जोरदार है। इसमें क्या 12 स्पीकर्स दे रखे हैं, बहुत अच्छा साउंड इसमें आता है, मतलब मजा आ जाता है। महिंद्रा की तरफ से सबसे अच्छा म्यूजिक सिस्टम अभी सबसे पहले स्कॉर्पियो एन में ही आया था। नहीं 700 में आ गया था, मतलब दोनों गाड़ियों में, बिकॉज पहले स्कॉर्पियो क्लासिक एंड बाकी गाड़ियों की क्या ही बात करें, उसमें म्यूजिक सिस्टम आ जाता था, वो बड़ी बात थी। बाकी देखो यार आगे बैठने के बाद बोनेट का व्यू भी बढ़िया है, मतलब चलाने में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, एक नंबर। बाकी यार बाहर चलते हैं, वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स से क्या रिलेटेड कुछ शिकायत लगी? नहीं कोई दिक्कत नहीं, गियर शिफ्टिंग भी अच्छी है और बहुत मजा आता है इसको चलाने में। स्मूथ आपको गियर बॉक्स इसमें मिलने वाला है, और जो गाड़ी का पिकअप वगैरह है वो भी बहुत जोरदार है, एकदम पंजा दबाते से एक नंबर भागती है, क्विक रिस्पॉन्स दे देती है। हाँ, और जैसे इसमें 3 मोड्स आते हैं, जूम मोड में आप चलाओगे तो एकदम पीक पावर में रहती है गाड़ी। जिप जैप जूम 3 मोड्स मिलते हैं ना। बाकी गाइस देखो कुछ इस टाइप का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स रहने वाला है। बाहर चलते हैं, वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। और एक नेगेटिव भाई हमारा छूट रहा है, जो कि आइडल स्टार्ट स्टॉप से। अब ये जो है ना बहुत जल्दी वर्क अपना कर जाता है। जैसे अपनी गाड़ी अगर थोड़ी सी देर के लिए अपन ने रोक दी ना, तो बहुत जल्दी बंद हो जाती है, तो वो एक थोड़ा इशू मतलब अभी हम जहाँ भी ट्रैफिक में रुक रहे थे, भाई वो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन ऑफ कर रहा था, बिकॉज गाड़ी अगर 1-2 सेकंड के लिए भी रुकी तो बंदी हो जाती है, वो तो बहुत बड़ा नेगेटिव है। हाँ, कई बार क्या ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी फंस जाती है, पीछे से गाड़ियां रहती है और वो एकदम से बंद हो जाती है, तो एम्बेरसमेंट फील हो जाता है, पीछे वाले सोचते हैं क्या हो गया। तो गाइस कुछ इस टाइप से फनी वे में आपको कंटेंट देखना है तो भाई का चैनल एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, मुझसे इंस्पायर होके बना है। सॉरी मजाक चल रहा है गाइस। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। 27.5 लाख रुपए कोई आज की तारीख में डालना चाह रहा है, वर्थ इट है कि नहीं, और तुम क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल भाई वर्थ इट है। मतलब जो बड़ी गाड़ी का सपना है ना, वो महिंद्रा पूरा कर रही है कम बजट में। आप जैसे अगर 20 लाख में भी इसका बहुत बढ़िया वेरिएंट अपना ले सकते हो ZC, और अभी इसका सबसे अच्छा वेरिएंट अपना ZS सिलेक्ट भी आया, तो भी अच्छा। उसमें मतलब प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको जरूरत की सारी चीजें अपनी मिलने वाली है। तो आप ग्रैंड विटारा, क्रेटा, ऐसी किया की गाड़ियां छोड़ के ये भी ले सकते हो। अगर आपको बिग साइज SUV अपनी लेनी है, अगर आपको थोड़ी छोटी गाड़ी चाहिए तो फिर आप क्रेटा वगैरह के लिए जा सकते हो। बाकी 7 सीटर में तो मुझे तो पर्सनली इस गाड़ी का कोई तोड़ अपना लगता नहीं है। ऑलराइट गाइस, यही था आज का जेन्युइन ओनर एक्सपीरियंस ऑन ऑल न्यू स्कॉर्पियो एंड ऑल न्यू तो क्या 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है भाई। ओवरऑल सेटिस्फाइड? फुल सेटिस्फाइड। तो गाइज यहाँ तक वीडियो देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भाई के भी चैनल को चेकआउट कर लेना। सो गाइज मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।